वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीआर क्लासेस से। आपको आज हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है यूनिटरी मेथड एंड डिविजिबिलिटी। यूनिटरी मेथड मींस हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एक एक नियम, और डिविजिबिलिटी को क्या बोलते हैं, विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, एक एक नियम। ठीक है, एक एक नाम से यूनिट, इंग्लिश में यूनिट और हिंदी में एक, इसका मतलब क्या होता है, सिंगल डिजिट। यानी कि पहले इस तरह के क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, किसी सिंगल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हम लोग उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको शॉप पे जाना है, शॉप पे आपको बोला गया कि आपको 10 चॉकलेट पड़ रही है 50 रुपीस की। ठीक है, आपको क्या पड़ रहा है, 10 चॉकलेट्स पड़ रही है आपको 50 रुपीस की। ठीक है, आपसे पूछा कि 20 चॉकलेट कितने रुपए की आएगी। आपको शॉपकीपर ने बताया कि 10 चॉकलेट 50 रुपीस की है, और आपने उसको बोला कि 20 चॉकलेट मुझे दे दो। तो 20 चॉकलेट कितने रुपए की आएगी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वन यूनिट की या वन प्राइस की, वन प्रोडक्ट की हम लोग प्राइस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर चॉकलेट का एग्जांपल लिया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चॉकलेट की कॉस्ट निकालेंगे। एक चॉकलेट की कॉस्ट निकालने के बाद उसके जो आंसर आएगा उसको हम लोग 20 चॉकलेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है यूनिटरी मेथड का। इसके अलावा सपोज करो कि आपको कुछ और सामान भी लेना है, कुछ और बातें बनानी है, या सपोज करो आपको कहा गया है कि कुछ स्टेशनरी का सामान लाना है। ठीक है, स्टेशनरी का सामान लाना है, आपको बोला गया है कि 15 पेन लेके आने हैं, आपको बुक्स लेके आनी है, और आपको वन बुक या वन पेन की आपको कॉस्ट पता है, तो आप बाकी की जो ऑब्जेक्ट्स है, बाकी की पेन या फिर बुक्स है, उसकी सबकी क्या कर सकते हैं, कंबाइंड प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, आप अपन एक एक करके क्या करते हैं, एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद अपन आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, 10 चॉकलेट है हमारे पास 50 रुपीस की, तो फाइंड करना है 20 चॉकलेट की कॉस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सबसे पहले क्या करते हैं, निकालते हैं प्राइस ऑफ वन चॉकलेट, मतलब वन प्रोडक्ट की प्राइस निकालेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास क्वेश्चन है हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है प्राइस ऑफ वन चॉकलेट। वन चॉकलेट की प्राइस निकालने में क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने रुपए की चॉकलेट 50 रुपीस की, और टोटल चॉकलेट कितनी है 10 रुपीस की, 10 सॉरी, तो 10 5 जा 50, यानी कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट है वो कितनी है 5 रुपीस। जब एक चॉकलेट की हमारे पास कॉस्ट आ गई तो क्या निकाल देंगे, 20 चॉकलेट की कॉस्ट इजीली निकाल देंगे। प्राइस ऑफ 20 चॉकलेट्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 into 5, तो 25 is 100 रुपीस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसकी 1 यूनिट निकालेंगे। उसकी 1 यूनिट निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी फाइनल जितनी भी क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक हम लोग एग्जांपल और एग्जांपल देख लेते हैं। इसके बाद एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर बी में दिया हुआ है, इफ 8 बुक्स कॉस्ट 680 रुपीस। एक 8 बुक्स की हमें कॉस्ट दे दी है 680 रुपीस, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ सच 15 बुक्स। तो हमें 15 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, 8 बुक्स की हमारे पास कॉस्ट दे दी 600 रुपीस, तो हमें 15 बुक्स की क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन से सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वन बुक की कॉस्ट निकालेंगे। प्राइस और सिंपल कॉस्ट ऑफ वन बुक इक्वल्स टू कितना रहेगा, टोटल अमाउंट है हमारे पास 680, टोटल क्वांटिटी है हमारे पास 8, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 88 से 64, 48 5 जा 40, तो हमारे पास क्या आया 85 रुपीस, यानी कि एक बुक की कॉस्ट है हमारे पास 85 रुपीस। अब हम क्या करेंगे, 15 बुक्स की कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, 15 मल्टीप्लाई 85, तो 15 को जब हम 85 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 से 70 में 7 कैरी, 15 8 से 120, 120 प्लस 7 127 रुपीस, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1275 रुपीस। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट में, जहां पे हमारा क्वेश्चन था कि if 8 books cost 680 rupees then find the cost of 15 such books। तो हमारे को क्या करना है, सबसे पहले वन बुक की कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि हम लोग मेथड कौन से यूज करें, यूनिटरी मेथड। यूनिट इसमें यूनिट जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यूनिट ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारे पास है 85 रुपीस। इसके बाद हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी 15 थी, तो हमने 15 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो एग्जांपल एक और देखते हैं। A hotel contains food for 96 people of 40 days.
एक होटल है, उस होटल में 96 लोगों का खाना है, 96 लोगों का खाना है 40 दिन तक के लिए, 40 दिन तक के लिए 96 पीपल्स का खाना ऑलरेडी होटल में है, ठीक है। देन फॉर 60 पीपल इन हाउ मेनी डेज विल फूड विल बी कंज्यूम्ड। अब बोला है कि 60 पीपल, अगर हमारे पास 96 पीपल ना नहीं आए, ओनली 60 पीपल होटल में आएंगे, तो 60 पीपल्स के लिए वो खाना कितने दिनों तक चलेगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, यूनिट डिवीजन निकालनी है, ठीक है। तो 96 पीपल इक्वल टू 40 डेज है, और हमें पूछा 60 पीपल से, तो जो भी आपसे पूछा जाए उसकी हम लोग क्या निकालेंगे, यूनिट क्वांटिटी निकालेंगे। तो 96 पीपल देखा, इसका हम क्या निकालेंगे, एक आदमी, कि एक आदमी के लिए खाना कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे कि एक वन पीपल के लिए, एक आदमी के लिए हमारे पास जो खाना होगा कितने दिन तक चलेगा, 40/96 क्या चलेगा, 40/96, 96 लोगों के लिए क्या चल रहा है, 40 डेज के लिए चल रहा है, ठीक है। तो एक आदमी के लिए, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या होगा, अब खाना जो है वो कम थोड़ी होगा, अगर यहाँ पे लोग कम हो जाएंगे तो खाना तो ज्यादा दिन तक चलेगा, ठीक है। जैसे एक आदमी क्या कर रहा है, एक आदमी का खाना होगा तो एक दिन तक चलेगा, लेकिन 96 आदमी उसी खाने को खाएंगे तो क्या वो एक दिन चलेगा पूरा, तो वो नहीं चलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो खाना 96 पीपल के लिए था, तो एक आदमी के लिए कितने दिन तक चलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 24, 4 9 36, 36 प्लस 2, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 384 डेज। यानी कि अगर एक आदमी उस खाने को 40 दिन तक के जो खाना रखा हुआ था, उस आदमी को उस खाने को एक ही आदमी खाएगा, तो वो उसके 384 डेज तक चलता रहेगा। वहां पे आप पूछा है 60 पीपल्स के लिए, 60 लोगों के लिए वो खाना कितने दिन चलेगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 6 का 36, 24 6 4 जा 24, तो हमारा पास आंसर क्या आ गया 64 डेज, ठीक है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट डेटा कि यहाँ पे एक आदमी के लिए जब हम लोग खाना निकालते हैं तो उसको 40/96 में डिवाइड नहीं करते, अगर डिवाइड करोगे तो क्या पड़ेगा, हमारे पास क्वांटिटी डेज की क्वांटिटी पॉइंट में आ जाएगी, या एक दिन से कम आ जाएगी। अब आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ कि 96 पीपल अगर खाना खा रहे हैं, उनके लिए 40 दिन खाना है, तो एक आदमी अगर उस खाने को खाएगा तो वो उल्टा ज़्यादा दिनों के लिए चलेगा ना, कम दिनों के लिए थोड़ी चलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हमसे 60 आदमी के लिए पूछा है, 60 आदमी के लिए पूछा है, तो 60 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आ गया 64 डेज। यानी कि ये जो खाना है वो 64 डेज के लिए चलेगा अगर हमारे पास 60 आदमी आते हैं होटल में, ठीक है। अब अपन एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। तो देखो ये अपने पास आ गया टैंक वाले क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, टैप A fills a tank in 12 hours and टैप B fills a tank in 16 hours। एक टैप है हमारे पास, टैप A यानी कि नल है जो क्या कर रहा है, इसी टैंक को 12 घंटे में भर रहा है, कितने घंटे में फिल अप कर रहा है, 12 आवर्स में फिल कर रहा है। दूसरा टैप है हमारे पास टैप B, वो किसी उसी टैंक को 16 आवर्स में क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। जो ए नल है वो 12 घंटे में इस टैंक को फिल कर रहा है, जो टैप बी है वो 16 घंटे में टैंक को फिल कर रहा है। दोनों इंडिविजुअल अलग अलग, अगर अलग अलग खोले जाए इंडिविजुअल, तब वो 12 घंटे में भर पा रहा है और ये 16 घंटे में 16 आवर्स में भर रहा है। इफ बोथ द टैप ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ मच विल दे टेक टू फिल द टैंक। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों टैप को एक साथ खोल दें, टैप ए और टैप बी दोनों को एक साथ खोल दें, तो ये टोटल कितने आवर्स में इस टैंक को फिल कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। टैप ए 12 घंटे में टैंक को फिल कर रहा है, टैप बी 16 घंटे में टैंक को फिल कर रहा है, तो टैप ए और टैप बी दोनों मिलकर के कंबाइन होकर के उस टैंक को कितने घंटे में फिल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, यानी कि उनका एक एक घंटे का काम निकाल लेंगे, एक एक पार्ट का काम निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लाइन लिखनी पड़ेगी। टैप ए एक कितने घंटे में फिल कर रहा है, सबसे पहले टैप ए के लिए लिखें। टैप ए हमारा 12 घंटे में फिल कर रहा है, तो अकेला अगर काम करेगा 1 घंटे का काम कितने करेगा, टैप ए fills the tank in 1 hour, यानी कि 1 घंटे में वो कितना काम करेगा अपना, तो टोटल है उसके पास 12 आवर्स, से 1 घंटे का काम कितने में करेगा वो, 1 घंटे में 1/12 पार्ट्स कर पाएगा वो, ठीक है। सिमिलर क्या करेगा, टैप बी जो होगा वो क्या करेगा, टैप बी fills the tank
इन 1 आवर। टैप भी 1 घंटे में कितना पार्ट कर पाएगा? 1/12 पार्ट्स, और ये टैंक का 1/16 पार्ट्स फिल करता है। दोनों को कंबाइन करना है, तो टैप ए प्लस टैप बी दोनों कंबाइन करके क्या करेंगे? 1/12 प्लस 1/16 पार्ट। ठीक है, अब ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम लेके करते हैं। 12 और 16 का एलसीएम मतलब कैसे लेते हैं? इनके क्या निकाल लेंगे हम लोग? फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 6 are 12, 8, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 3 and 2, 2 and then 3, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, 16 3 are 48। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या गया? 48। 12 की टेबल से 48 आता 4 टाइम्स में, 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन फिर प्लस का साइन, 16 3 are 48, 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 are 4 प्लस 3 1 are 3 अपॉन 48। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 7/48। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि ये तो दोनों का एक एक घंटे का पार्ट था। अब अगर टोटल देखें, टोटल टाइम टेकन बाय टैप ए एंड टैप बी। तो टैप ए और टैप बी दोनों मिलकर के इसको कितने टाइम फिल अप कर पाएंगे? इसका जस्ट रिवर्स कर देना हमें, क्योंकि एक घंटे का काम था इनका। टोटल क्या आएगा? 48/7। 48/7 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? 7 6 are 42। यूनिट क्या आएगी इसकी? यानी कि टोटल कंबाइन ये क्या करेंगे? 6 आवर्स में ये क्या कर लेंगे? पूरा टाइम को दोनों कंबाइन ये फिल अप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 13। इस तरह के क्वेश्चंस पे आते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। स्टार्ट कर रहा है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल में हम देखेंगे कोई नंबर हमारे पास तो 4 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, कितने डिजिट का नंबर हो सकता है, वो नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, 3 से कब होगा, कौन सी कंडीशन में 3 से डिवाइड होगा, 4 से कब डिवाइड होगा, 5 से कब डिवाइड होगा, ये सब हम लोग इस तरह के रूल्स में पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे हम लोग, 2 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। ठीक है, तो 2 से कोई डिजिट कब डिवाइड होगा? जब नंबर्स की लास्ट डिजिट जो होगी हमारी, वो या तो इवन नंबर होनी चाहिए या फिर वो 0 होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास 2 4 2 लिखा हुआ है, या फिर हमारे पास 2 0 लिखा हुआ है, 3 4 5 6 लिखा हुआ है, 4 8 7 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो नंबर है 3 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का है और ये 4 डिजिट का नंबर है। तो इस केस में लास्ट डिजिट इसकी क्या है? 2, इसकी क्या है? 0, इसकी लास्ट डिजिट है 6, इसकी लास्ट डिजिट है 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये जो 2 है ये भी इवन नंबर है, ये 0 ये भी इवन नंबर है, ये 6 ये भी, ये तो 0 है, ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं उसके लिए आपको एक बार फिर से बताया था, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें इवन नंबर बोलते हैं। तो 2 6 4 ये सब क्या है? इवन नंबर है। तो ये इजीली क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब पूरी डिजिट भी, पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 0 आ रहा है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 4 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर किसी को अभी भी डाउट है कि होगा या नहीं होगा, तो इसको 2 से डिवाइड करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 1 और 4 40, 2 7 जा 14, 5 2 2 जा 4, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गए, यहाँ पे आएगा 1728। इसका मतलब हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल है 2 का एकदम सही है। तो सबसे पहला जो रूल हमने पढ़ा वो है 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का विभाज्यता का नियम। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट या तो इवन नंबर आ जाए या फिर 0 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे कि वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट डिजिट हमारी क्या होगी, एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखो क्या है, एग्जांपल के लिए हमारे पास है 4 2 6,
ये 3 का डिजिट रूल ये कहता है किसी भी नंबर्स की डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर भी कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 4 + 2 + 6, 4 + 2 होते हैं 8, 8 + 6 होते हैं 14, ठीक है। सॉरी 4 + 2 6, 6 + 6 कितना होता है 12। तो जो 12 है वो 3 से सिंस 12 is divisible by 3, so 4 2 6 by 3। वापस से एक बार फॉर्मूला रिपीट करता हूं। जी का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर ये जो हमारे पास गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर्स की डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। हमारे पास गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है देन इसका मींस है कि वो 4 2 6 जो कंप्लीट नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सपोज करो हमारे पास है 3 7 9, तो 3 + 7 + 9, 3 + 7 होता है 10, 10 + 9 19। सिंस 19 डिविजिबल बाय 3 नहीं होता, इसका मतलब 3 7 9 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा देखो नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगी, इसका मतलब वो नंबर भी कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमारे पास है 324, ठीक है। ये नंबर हमने ले लिया। 324 में लास्ट 2 डिजिट कितनी है 24, लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारे पास 24। सिंस 24 4 से डिवाइड होता है, इसका मींस है कि 324 भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 5632, 5632। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट है 32। सिंस 32 4 से डिविजिबल होता है कंप्लीटली, दैट मींस 5632 भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और सिंपल सा रूल है डिविजिबिलिटी का। इसका मैं आपको नोट्स लिखवा नहीं रहा हूँ, नोट्स में आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग नोट्स को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अपने खुद से नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 5। बहुत ही सिंपल सा रूल है डिविजिबिलिटी बाय 5। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके पास एग्जाम में। कोई भी आपको एक डिजिट दे देगा, नंबर्स दे देगा, उसको वो आपसे पूछेगा कि इसको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप बिना चेक करे आप बताएंगे कि ये नंबर 4 5 6 किसी से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर नंबर के लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट जो है वो 5 और 0 हुई, या तो 5 होनी चाहिए या फिर 0 हुई, तो वो नंबर क्या होगा 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एग्जांपल के लिए हमारे पास है 1 3 4 5। एक और एग्जांपल लेते हैं 5 2 0। तो इसके लास्ट डिजिट क्या है 5, इसकी लास्ट डिजिट है 0। तो सिंस ये लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होता है 5, इसलिए कंप्लीट नंबर भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। इसके लास्ट डिजिट 0 है तो ये भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। अगर एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारा एग्जांपल सही है या गलत है, ठीक है। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 34, 5 6 × 30, 45, 5 9 = 45, ठीक है। इसके बाद है 520, 5 × 5, 5 × 5 0, 5 4 = 20। ये दोनों ही नंबर 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा एकदम सही है। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 6। टोटल 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा देन इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। कोई भी गिवन नंबर अगर 2 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, दैट मींस वो 6 के डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो करेगा, ठीक है। एग्जांपल हम आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 7 का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सपोज करो आपका डिविजिबिलिटी 112, ये 3 डिजिट का नंबर है। तो 3 डिजिट के नंबर है, लास्ट का जो है लास्ट की 1 डिजिट और इससे पहले वाले डिजिट जितने भी हो सबको सेपरेट कर लेंगे। तो 2 डिजिट हमारे पास 11 फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिजिट हमारे पास 2, इसको हमने सेपरेट कर लिया। तो लास्ट की जो डिजिट है उसको हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
और जो हमारे पास बची हुई रिमेनिंग जो डिजिट्स है उसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रिमेनिंग डिजिट है हमारे पास 11, 2 2 जा कितना होता है 4, 11 माइनस 4 क्या होता है 7। सिंस 7 क्या होता है 7 से डिविजिबल होता है, दैट मींस 112 भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास 2961। 2961 क्या 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट की सिंगल डिजिट को अलग कर लेंगे और बची हुई जो डिजिट है उनको अलग कर लेंगे। 296 सेपरेट कर लिया, 1 को सेपरेट ले लिया, लास्ट की डिजिट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उनके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे। तो ये रहेगा 296 माइनस का 2। अब ये जो 2 है ये तो अभी भी 7 से डिवाइड नहीं है, तो इसको हम लोग सीधा नॉर्मल तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास आया 294। अब इस 294 को यहाँ लिखेंगे, फिर से इसकी लास्ट डिजिट को सेपरेट कर लेंगे और रिमेनिंग डिजिट को अलग कर लेंगे। 29 माइनस 4 इंटू 2, लास्ट वाली डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 29 माइनस का 8, 29 माइनस का 8 क्या आता है 21। सिंस जो यहाँ पे 21 है ये क्या होगा, 21 जो है 7 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 294 भी 7 से डिवाइड होगा और 2961 भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2961 किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब अपन देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 देखेंगे अब हम लोग। डिविजिबिलिटी बाय 8, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई सा भी नंबर होगा, कितने डिजिट का नंबर हो, उसकी अगर लास्ट 3 डिजिट, सपोज करो हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट है, 4 डिजिट में से जो लास्ट की 3 डिजिट होंगी, अगर ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगी, 8 से डिविजिबल होगी, तो इसका मतलब ये जो 4 डिजिट वाला नंबर है हमारा वो भी 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जांपल से समझते ज़्यादा क्लियर होगा आपको। एग्जांपल है हमारे पास 3648। एग्जांपल क्या है हमारे पास 3648 यानी 3640। तो 3648 में से हम लोग लास्ट जो 3 डिजिट है इसको सेपरेट कर लेंगे। लास्ट की 3 डिजिट है हमारे पास 648। अब 648 को 8 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 8 8 का 64, 8 1 का 8, तो हमारे पास डिवाइड होगा कम्प्लीटली। सिंस 648 डिविजिबल बाय 8, सो 3648 इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये तो अगर देखो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो 4 डिजिट का क्वेश्चन है, ये तो हम लोग 3 डिजिट को नहीं डिवाइड कर डायरेक्ट 4 डिजिट को भी 8 से डिवाइड करके चेक कर सकते थे, लेकिन सपोज करो अगर आपके पास कोई 7 8 डिजिट का नंबर आ गया, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो 7 8 डिजिट के नंबर्स में आप क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट होंगे उसको 8 से डिवाइड से चेक करके देखोगे, तो आपका कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल होगा या नहीं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अपन देखेंगे 9 10 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्या कहता है, अगर किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर की डिजिट का सम, नंबर की सभी डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर भी कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होगा। कोई भी गिवन नंबर है, उस गिवन नंबर की जितने भी डिजिट है, चाहे वो 4 डिजिट हो, चाहे 5 डिजिट हो, चाहे वो 3 डिजिट हो, उन सबका सम अगर 9 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स कि वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 39681। हमें ये चेक करना है कि ये जो 5 डिजिट का नंबर है क्या ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं। तो सबसे सिंपल फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग सारी डिजिट का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। 3 + 9 12, 12 + 6 18, 18 + 8 26, 26 + 1 27। तो सारी डिजिट का सम कितना आ गया, 27। तो 27, सिंस 27 इज डिविजिबल बाय 9, सो 39681 39681 इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रूल था हमारे पास। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10 का रूल। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सिंपल सी बात है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो अगर 0 हुई, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 आ गई, तो वो नंबर क्या होगा, 10 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल के लिए 3970 4 डिजिट का नंबर, 2002 3 डिजिट का नंबर,
आपके पास आ गया 10500, 5 डिजिट का नंबर। तो इन सबके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो सारे नंबर 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गए। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट रूल बचा है डिविजिबिलिटी बाय 11 को देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 11। इसका एग्जाम्पल मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, अब इतने बड़े डिजिट को अगर आप नॉर्मल ट्रिक से डिवाइड करने जाओगे तो आपको टाइम लग जाएगा। आपको एग्जाम में टाइम ही बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए हमें क्या करना है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है वो याद रखना पड़ेगा। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले आपको नंबर्स को क्या करना है, उनको नंबर्स देना है। क्या देना है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, यहाँ पे जो नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है कि इसमें से जो इवन नंबर्स हैं उनको अलग करना है और जो ऑड नंबर्स है उसको अलग करना है। तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स ये सॉरी ऑड नंबर्स ये 1 3 5 और 7। तो 1 पे है हमारे पास 3, उसके बाद 3 पे हमारे पास 4, 5 पे हमारे पास 6, 7 पे हमारे पास 2। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, सम कर देना है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास इवन डिजिट वाले हैं वो देखो 2 + 5 + 8। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास। इन सबका हमें सम करना है। 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15, 2 + 5 7, 7 + 8 15। तो इन दोनों का सम क्या है, इक्वल आ रहा है। अगर इन दोनों का सम इक्वल आए तो हमें क्या करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर किससे डिवाइड होगा, 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन नंबर है चाहे वो कितने डिजिट का, उसमें हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को अलग अलग करना है। उसके बाद उनको एडिशन करना है। अगर उनका एडिशन इक्वल आएगा तो इसका मतलब वो जो कंप्लीट नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गया आपको। जितने भी डिजिट है उन सबका क्या करना है, उनको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद इवन नंबर अलग करने हैं, ऑड नंबर अलग करने हैं। तो इसमें एक तो रूल ये कहता है कि आप इनको इक्वल चेक कर लीजिए कि इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर ये इसके अलावा दूसरा क्या कर सकते हैं, आप इनको सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास नंबर है, इधर ऑड नंबर का सम है 15, इवन नंबर का सम ये 15, इनको सबट्रैक्ट करेंगे 0। सपोज करो कि इसके अलावा जैसे सपोज करो हमारे पास इधर आ गया 16 का सम, इधर आ गया हमारे पास 5। तो इनका डिवाइड सबट्रैक्शन क्या है 11। तो इनका जो सबट्रैक्शन करने पर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। 0 या 11 के मल्टीपल में से अगर कोई सा भी नंबर आ गया देन इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर नंबर 16 का हमारा ये था यूनिटरी मेथड एंड डिविजिबिलिटी रूल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एक ही नियम विभाज्यता का नियम। ये अपना हो चुका है कंप्लीट। अब अपन चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे जो कि होगा हमारा टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।